हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? तो देखिएगा, हम एनटीए नीट पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में पेपर नंबर 86 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेटा, आपने इससे जस्ट पिछला वीडियो देखा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट अर्थात उसकी थ्योरी के साथ आपको एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी समझ में आए। जिन बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ा हुआ है उनको रिवीजन हो जाए, तो आप ऐसा ना समझे कि सर बहुत लेंथी लेकर हमें पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं सर आपको बिल्कुल हर पॉइंट को क्लियर प्लस उससे रिलेटेड टॉपिक बता रहा हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या क्या पॉइंट हमें पता होना चाहिए और उसके हमें किसी भी पॉइंट में क्या क्या पॉइंट पढ़ना है। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन गिवन है और H2 प्लस पी डी, आपको पता है H2 प्लस पी डी का मतलब रिडक्शन है, अर्थात वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि एल्किन पर हमेशा EAR रिएक्शन होती है। H2 प्लस पी डी का मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो जरा देखो, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। ये मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है। अब आप जरा देखो, यहाँ पर ये कार्बन जो है वो आपका किरेल कार्बन है बेटा, अर्थात इसके अंदर यहाँ पर क्या है, किरेल सेंटर है। अब मैं यहाँ से H2 प्लस पी डी के साथ अगर इसका रिडक्शन करूंगा तो आपको पता है डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्ट इन सिंगल बॉन्ड। आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, आप देखो बेटा ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा नो किरेल सेंटर, अर्थात इसके अंदर कोई भी किरेल सेंटर नहीं होगा। अब आपको पता है अगर यहाँ कोई किरेल सेंटर नहीं होगा तो आपका जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अर्थात ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई भी किरेल सेंटर नहीं है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट, ऑप्टिकली एक्टिव रॉन्ग, ऑप्टिकली एक्टिव रॉन्ग, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टीरियो सेंटर, बिल्कुल राइट बेटा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्टीरियो सेंटर नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोई भी किरेल सेंटर नहीं है। ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज प्रोडक्ट इज मेजो, बेटा डी वाला आपका इसलिए रॉन्ग है। ऑप्टिकली इनएक्टिव तो है बट यहाँ पर कोई मेजो प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मेजो के लिए तो एट लीस्ट 2 किरेल सेंटर, एट लीस्ट 2 किरेल सेंटर विद प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका डी आंसर भी रॉन्ग है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, सी। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके नंबर 6, द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर, आपको बताना है कि इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमें पता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड चेन। मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइड चेन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसके अलावा अगर और बात करूँ मैं तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वांडर वाल फोर्स। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया वांडर वाल फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि बेटा जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी मोर होगा, और जिसका मोलिकुलर वेट लेस होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। आइसोक्टेन, एन ऑक्टेन, 2,2,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। तो आपको पता है एन ब्यूटेन का तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे लीस्ट होगा, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट भी क्या है, सबसे लेस है। अब आपके पास रिमेनिंग जो है उनमें सब में, हाँ इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आइसोमेरिक कंपाउंड अगर है तो आइसोमेरिक कंपाउंड में एन का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में आइसो का उससे कम होता है और नियो का सबसे लीस्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा था कि नियो के अंदर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा बेटा तो वांडरवाल फोर्स डिक्रीज होगा, और आपको पता है अगर वांडरवाल फोर्स डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो बताइएगा इनमें सबसे ज़्यादा किसका होगा बेटा, एन ऑक्टेन का। तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा एन ऑक्टेन का, उससे कम होगा आइसो ऑक्टेन का, और सबसे लीस्ट होगा 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन का। ऐसा क्यों?
वो भी मैं क्लियर कर दूं। एन ऑक्टेन जो है उसमें सीधा स्ट्रेट चेन होगा, अर्थात एन ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये एन ऑक्टेन है, आपको पता है एन ऑक्टेन के अंदर सरफेस एरिया मोर है, इसलिए ऐसा होगा। आइसो ऑक्टेन एक एक्सेप्शन केस है, ये आइसो ऑक्टेन की फॉर्म है, बट ये भी ब्रांचिंग हो गया, इसलिए यहाँ पर इसका सरफेस एरिया क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। जबकि नेक्स्ट वाले में कह रहा है ब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन हो गया। अब इस पे 2 पे भी मिथाइल और 3 पे भी मिथाइल और ये लगाना है, तो बेटा देखो इसके अंदर तो और भी सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया क्योंकि ये मोर ब्रांचिंग है। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी सरफेस एरिया उतना कम होगा, और जितना कम सरफेस एरिया होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही कम होगा। तो अगर इनमें ऑर्डर की मैं बात करूं तो ये ऑर्डर होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, एन ऑक्टेन का, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। उसके बाद में किसका होगा, आइसो ऑक्टेन का। उसके बाद में किसका होगा, 2,2,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन का, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, क्योंकि ये मोर ब्रांचड है। और सबसे लीस्ट किसका होगा, एन ब्यूटेन का, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट लेस है। तो ध्यान दे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मोलिकुलर वेट को चेक करेंगे। अगर मोलिकुलर वेट सेम है और आइसोमेरिक फॉर्म में है तो उनकी ब्रांचिंग चेक करेंगे। ब्रांचिंग के लिए सरफेस एरिया, ध्यान दे एन का ब्रांचिंग सबसे लीस्ट होता है, इसलिए सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा, तो वान डेर वाल फोर्स भी ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 और 6 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व इन। आपको बताना है कि इनमें से किसके अंदर एंटी मार्कोनी का एडिशन ऑब्जर्व नहीं होगा। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एल्कीन पर जब हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करते हैं तो EAR रिएक्शन होती है, जिस पर MKW और एंटी MKW अप्लाई होता है। तो बेटा MKW और एंटी MKW ओनली फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ही अप्लाई होती है, जहां पर आपके डबल बॉन्ड के बोथ साइड नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो वहां पर आपका मार्कोनी और एंटी मार्कोनी अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें वो पता करना है जो सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो फर्स्ट में देखिएगा प्रोपीन है फर्स्ट में। तो फर्स्ट तो आपका प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल है, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो बेटा यहाँ तो मार्कोनी रूल अप्लाई होगा। ब्यूट 1इन, आप जरा देखिएगा बेटा, ब्यूट 1इन भी अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पर भी मार्कोनी रूल अप्लाई होगा। कैसे होगा वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि बेटा आपके पास यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट ये बनेगा और आपका एक प्रोडक्ट ये बनेगा। ये प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनियो और ये प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनियो। ऐसे ही आपके जो प्रोपीन है उसमें भी यही होगा बेटा, यहाँ से भी आपके पास 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है, एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये बनेगा। ये वाला MKW के अकॉर्डिंग बनेगा और ये वाला एंटी MK। अर्थात मार्कोनी कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पर जाकर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, और एंटी मार्कोनी कहता है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। बट आप देखिएगा बेटा ब्यूट 2इन, अगर मैं ब्यूट 2इन की बात करूं तो ब्यूट 2इन आर द सिमेट्रिकल। क्या है बेटा, ये सिमेट्रिकल है, और अगर ये सिमेट्रिकल है तो आपको पता यहाँ पर एंटी मार्कोनी और मार्कोनी रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बनने वाले बोथ प्रोडक्ट सेम होंगे। बट आप जरा देखिएगा पेंट 2इन, ये है पेंट 2इन बेटा, ये भी आपका अनसिमेट्रिकल है। यहाँ से भी आपके पास 2 टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक मार्कोनी और एक एंटी मार्कोनी। तो देखो एंटी मार्कोनी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपके पास 2 डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड, अर्थात स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन के अकॉर्डिंग यहाँ 2 टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ पर जो कैटाइन बनेगा वो कैटाइन मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 5। जबकि यहाँ पर आपके पास जो कैटाइन बनेगा उस कैटाइन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, 4। इसलिए यहाँ पर भी आपका मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रूल अप्लाई हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? सी। तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन यही है कि आपका मार्कोनी जो एंटी मार्कोनियोव रूल है वो तभी अप्लाई होगा जब आपका एल्कीन क्या हो? अनसिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल एल्कीन पर मार्कोनी और एंटी मार्कोनियोव रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोपियोन एल्डिहाइड विद डाइल्यूट NaOH गिव। आपको प्रोपियोन जो एल्डिहाइड है उसको डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो पहले तो हम बात करेंगे प्रोपियोन एल्डिहाइड की। तो CH3CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया प्रोपियोन एल्डिहाइड। इसका रिएक्शन करेंगे हम डाइल्यूट NaOH के साथ। बेटा डाइल्यूट NaOH का मतलब हो गया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और एल्डोल कंडेंसेशन तब होता है जब आपके पास विद अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ही ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन होगा। अब कैसे होगा वो देखिएगा इसका मैकेनिज्म। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो आपका जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो OH माइनस बेस के साथ यहाँ से रिमूव होगा, और इसके रिमूव होने से आपके पास यहाँ पर कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात इंटरमीडिएट बन गया कार्ब एनाइन, और यही इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी करता है। तो ये इंटरमीडिएट जो बना है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये आपके जो सेकंड मोल है उस सेकंड मोल पर अटैक करेगा। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स पर अटैक करेगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल्स पर अटैक करेगा क्या होगा? प्रोडक्ट वो देखिएगा। तो पहले उसी के बारे में मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा CH3CH2, और वो वाला प्रोडक्ट आपका हो जाएगा CHO माइनस, और ये जुड़ेगा कहाँ से? इस वाले कार्बन से। तो इस वाले कार्बन को जोड़ दिया मैंने CH, इस वाले कार्बन पर एक है मिथाइल और एक कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। लास्ट में ये जो प्रोटोन है इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, जिसको प्रोटोन दे देगा। तो बताओ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3CH2 CHOH, यहाँ पर हो जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, अर्थात बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ऐसे प्रोडक्ट को हम एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर हीटिंग गिवन नहीं है। अगर हीटिंग होता तो आपको पता है बेटा यहाँ से क्या हो जाता? एलिमिनेशन हो जाता, और एलिमिनेशन के वाया वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता, और यहाँ पर फिर वाटर के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता। बट यहाँ हीटिंग नहीं है, इसलिए आपका यही प्रोडक्ट लास्ट होगा, इससे आगे रिएक्शन नहीं होगा। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है? तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन में CH3 CH2 CH पे OH यहाँ तक, फिर CH पे मिथाइल और एल्डिहाइड। तो बेटा इसका बी आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द गिवन एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। आपको ये जो एल्कीन गिवन है इनमें से बताना मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो मोर स्टेबल होगा। सबसे फर्स्ट में दे रखा है 1 ब्यूटीन, तो ये है 1 ब्यूटीन जिसके अंदर ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन। बी में 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन, यह है बेटा 2 ब्यूटीन। 2 पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है। तो बताओ इसमें टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 336 टोटल बेटा 12 अल्फा हाइड्रोजन है, और सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होगी। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल भी है। सी में दे रखा है 6,2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। हाँ बेटा 6,2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन में से ट्रांस 2 ब्यूटीन की स्टेबिलिटी 6,2 ब्यूटीन से मोर होती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, इसलिए लेस रिपल्सन है। तो ध्यान रखना 6 और ट्रांस में से
सिस की स्टेबिलिटी लेस होती है, ट्रांस की स्टेबिलिटी मोर होती है। उसका रीजन ड्यू टू मोर डिस्टेंस, ड्यू टू मोर डिस्टेंस बिटवीन सेम ग्रुप, अर्थात जो आपके सेम ग्रुप होते हैं उनके बीच में मोर डिस्टेंस है। अगर उनके बीच में मोर डिस्टेंस है तो इसका मतलब क्या है, लेस रिपल्सन होगा। और अगर लेस रिपल्सन होगा तो बेटा क्या होगा, मोर स्टेबल भी होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मोस्ट स्टेबल पूछा है तो बी आंसर आपका राइट है। और अगर मैं इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बी, बी के बाद में डी, डी के बाद में सी और सी के बाद में ए। इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये गिवन है कि एल्कीन है और इस एल्कीन से मुझे एल्कोहल बनाना है। आप बताइएगा एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनता है। तो मतलब जीएमपी ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। तो बेटा एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए एक तो सबसे कॉमन रिएक्शन है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर आपका आता है क्या, एडिशन ऑफ H2O वाटर, वाटर का एडिशन, जो भी आपके 3 डिफरेंट रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा। एक तो होगा H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन एसिड मीडियम में। एक होता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और एक होता है HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अर्थात HgOAc होल ट्वाइज 2H2O NaBH4OH माइनस, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हो जाएगा आपका BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF और H2O2 और OH माइनस। आपको पता है यहाँ पर आपका MKW रूल अप्लाई होता है, यहाँ पर भी MKW और यहाँ पर आपका एंटी MKW रूल अप्लाई होता है। मोस्टली यहाँ पर इंटरमीडिएट कैटाइन है, इसलिए यहाँ पर बेटा रीअरेंजमेंट होगा और मोस्टली यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट कैटाइन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा और मोस्टली 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। एंटी मार्कोनियोव रूल का अप्लाई होने की वजह से तो यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और बेटा इसके अंदर आपका सिन एडिशन होगा और इस वाले में एंटी एडिशन होगा। बट उसने यहाँ पर कहीं भी ER के बारे में तो डिस्कस नहीं किया, इसलिए ये आंसर तो आपका रॉन्ग है। अब आप जरा देखिएगा, फर्स्ट है एलिमिनेशन। तो बेटा अगर हम अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल का एलिमिनेशन करते हैं तो हमें पता है कि अल्कोहल के एलिमिनेशन के वाया तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, जबकि हमें यहाँ पर एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल से एल्कीन नहीं। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया। सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा, रिडक्शन भी नहीं होगा, डी ऑक्सीडेशन राइट है। कैसे वो देखिएगा, RC डबल बॉन्ड CH2 ये एल्कीन है, इस पर हम ऑक्सीडेशन करेंगे पर ऑक्सी एसिड का। तो ये लिया है मैंने पर ऑक्सी एसिड, ये आपका क्या हो गया बेटा, पर ऑक्सी एसिड है। इसके साथ में रिएक्शन करूंगा, EAR का पार्ट है, यहाँ से ये अपना ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करेगा, तो इसके वाया यहाँ से इस पर ये बन जाएगा इपोक्सी आयन। अब आपके पास जो इपोक्सी आयन का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसका अगर हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो ये आपके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, डी ऑक्सीडेशन। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो कार्बोलामाइन रिएक्शन। हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आपके कार्बन अमाइन रिएक्शन, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, वो शो करेगा। तो आपको पता है बेटा कार्बन अमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है बेटा टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन। ये ओनली 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट है। क्या होता है रिएक्शन वो भी मैं क्लियर कर दूं कि आपका 1 डिग्री अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो और वो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही, तो आपका 1 डिग्री अमाइन एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक है, जब उसका रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक केवच के साथ करते हैं तो यहाँ से आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, आइसोसाइनाइड का।
इसलिए इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। अब आप जरा ध्यान दें कि अगर मैं यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन की बजाय 2 डिग्री अमाइन या कोई भी सब्स्टिट्यूटेड अमाइन लूँगा तो ऐसी कंडीशन पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए 1 डिग्री अमाइन के अलावा कोई भी आपका जो सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है वो आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देता, चाहे वो 2 डिग्री अमाइन हो चाहे वो आपका 3 डिग्री अमाइन हो, वो कभी भी आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इस वजह से वो इस टेस्ट को शो नहीं करेंगे। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट आपके पास 2 डिग्री अमाइन है तो ये पॉसिबल नहीं है। बी वाला भी आपका 2 डिग्री अमाइन है तो यहाँ से भी आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। सी आंसर आपका राइट है क्योंकि सी के अंदर 1 डिग्री अमाइन है। डी भी रॉन्ग है क्योंकि डी के अंदर 3 डिग्री अमाइन है। तो ओनली 1 डिग्री अमाइन ही कार्बन अमाइन टेस्ट शो करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट विल बी एन एल्डिहाइड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन है O3H2O, ओजोनोलाइसिस। आपके फर्स्ट रिएक्शन ओजोनोलाइसिस है और यहाँ पर ओजोनोलाइसिस से क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखिएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसके ओजोनोलाइसिस का मतलब यहाँ भी वो आ जाएगा, यहाँ भी वो आ जाएगा। ये भी आपका कीटोन बनेगा और ये भी कीटोन बनेगा। तो बेटा इसके अंदर बोथ प्रोडक्ट जो हैं वो आपके कीटोन होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सेकेंड में आपके पास एल्कीन है, इसका CO+H2 वाटर गेज के साथ, इसको बोलते हैं ऑक्सो प्रोसेस या हाइड्रोफॉर्माइलेशन और इट इज द मेथड ऑफ एल्डिहाइड प्रिपरेशन। तो ये एल्डिहाइड प्रिपरेशन का मेथड भी है बेटा। यहाँ से CO और H ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ से CH3 CH2 CH2 CHO ये बन जाएगा। अर्थात इस रिएक्शन से हमारे पास एल्डिहाइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। सी में देखो अल्कोहल का I2+NaOH के साथ आइडोफॉर्म टेस्ट है। ये कौन सा टेस्ट है बेटा? आइडोफॉर्म टेस्ट है। आपको पता है आइडोफॉर्म टेस्ट में अल्कोहल का पहले ऑक्सीडेशन होगा और ये कार्बोनिल ग्रुप में चेंज होगा। तो यहाँ से पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा, हमारे पास ये ग्रुप है। तो जैसे इसका ऑक्सीडेशन होगा आपको बताइए किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया। फिर एलोजिनेशन होगा तो बेटा जैसे इसका एलोजिनेशन होगा तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर हेलोजन आकर ऐड हो जाएगा तो CI3 हो जाएगा या C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। लास्ट में हाइड्रोलाइसिस होगा तो इससे तो बन जाएगा हेलोफॉर्म और ये चेंज हो जाएगा एसिड के सोल्ट में। तो यहाँ से भी आपके पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए सी भी रॉन्ग है। अब आ जाएगा डी में HgSO4H2O अर्थात एडिशन ऑफ वाटर, अर्थात ये हाइड्रेशन प्रोसेस है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। कैसे होगा वो भी क्लियर कर दूं। तो देखो HgSO4 वाटर के साथ आप रिएक्शन करोगे तो CH3 और कौन से रूल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी। और क्या कहा था मार्कोनी ने? मार्कोनी कहा था कि मोर क्राउडेड कार्बन पर ही आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो यहाँ पर OH और यहाँ पर H होगा, ये इनोल हो गया। आपको पता है इनोल अनस्टेबल है तो यहाँ से क्या होगा, टोटोमेरिज्म होगा और टोटोमेरिज्म के वाया C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 आ जाएगा, अर्थात कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बताइएगा कौन सी रिएक्शन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा बेटा? बी से। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव एसिटिक एसिड विद KMnO4 OH और हीटिंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो एसिटिक एसिड बनाएगा KMnO4 OH के साथ। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि KMnO4 इन बेसिक मीडियम में और हीटिंग अर्थात स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा ही होता है एक K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये आपका जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या बनाते हैं, एसिड। और अगर फॉर्मिक एसिड होता है तो उसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन करके CO2 वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ज़रा देखिएगा आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है एल्डिहाइड। तो बिल्कुल बेटा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा
किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 और OH की प्रेजेंस में हीटिंग करने पर विच विल बी चेंज इन एसिड, और ये एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। सेकंड बी में आपको एल्किन गिवन है बेटा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एल्किन में भी ये डबल बॉन्ड पर एल्किन है, तो मैं आपको बताऊं क्या होगा। यहाँ पर एल्किन का सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा विद बॉन्ड क्लीवेज, यहाँ से इसका बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड बनेगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा बेटा, और इसके फर्दर ऑक्सीडेशन से आपके पास एसिटेल्डिहाइड से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आता है सी में ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, बिल्कुल, और स्ट्रॉन्ग KMnO4OH के प्रेजेंस में यहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव, यहाँ पर भी कौन सा था, ऑक्सीडेशन विद क्लीवेज है, ऑक्सीडेशन विद क्लीवेज। और बेटा यहाँ पर भी आपका क्या होगा, तो देखो जब इसका हम रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ से ये बनेगा डाइकार्बोनिल, बट ये स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन विद क्लीवेज होगा, ऑक्सीडेशन विद क्लीवेज होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और वही 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब इससे भी एसिड बनेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि KMnO4OH माइनस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, इन सभी को ऑक्सीडाइज करके एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा अमीनो एसिड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बीटा अमीनो एसिड है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो सी, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर R है, और यहाँ पर NH2 है। तो COOH के रेस्पेक्ट में जो कार्बन होता है उसको अल्फा, ऐसे एसिड आपके बीटा अमीनो एसिड नहीं, अल्फा अमीनो एसिड कहलाते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। और मोस्टली जो अमीनो एसिड होते हैं वो अल्फा फॉर्म में है, बट अगर वो बीटा की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक कार्बन और होगा COOH, यहाँ पर H, और यहाँ पर जो भी आपका R है, और अगर यहाँ पर NH2 ग्रुप है तो ये अल्फा और ये बीटा, अर्थात COOH के रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन पे अगर NH2 हो तो उसको बीटा अमीनो एसिड हम बोलते हैं। तो जरा देखिएगा, फर्स्ट के अंदर ये अल्फा पोजीशन पर है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। फर्स्ट वाला आपका अल्फा अमीनो एसिड है, इसलिए रॉन्ग। सेकंड में अल्फा और बीटा पोजीशन पर है, तो सेकंड आंसर आपका राइट है, ये बीटा अमीनो एसिड है। थर्ड वाले में देखो आप अल्फा बीटा गामा पर है, ये भी रॉन्ग है। और ये यहाँ पे देखो आप COOH के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा और डेल्टा पर है, तो ये भी रॉन्ग है। तो बताइएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा अमीनो एसिड। इनमें से बीटा अमीनो एसिड कौन सा है बेटा, बी, अर्थात वो जिसके अंदर COOH के रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पर NH2 ग्रुप होता है उसको बीटा अमीनो एसिड हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल फॉर्म अल्कोहल विद NaNO2 प्लस HCl। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनाता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं बेटा कि GMP ऑफ अल्कोहल में एक कंडीशन चलती है, फ्रॉम प्राइमरी अमाइन, फ्रॉम प्राइमरी अमाइन। तो आपका जो प्राइमरी अमाइन है, इस प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन जब हम NaNO2 प्लस HCl के साथ कराते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, HNO2 नाइट्रस एसिड। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि HNO2 में NO2 जो होता है बेटा वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए हम यहाँ पर HNO2 को यूज करते हैं। HNO2 इसको यहाँ से N2 प्लस Cl माइनस डाई एजोनियम क्लोराइड में चेंज कर देता है, जिसके अंदर ये आपका गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है। अब यहाँ से क्या होगा, ये गुड लिविंग ग्रुप है तो इजीली रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होता है और N2 गैस रिमूव हो जाती है। जो कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हुआ उसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके प्राइमरी अमाइन है वो सब आपके NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में भी आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये भी राइट है। सेकंड में भी 1 डिग्री अमाइन है, ये भी राइट है। थर्ड में भी 1 डिग्री अमाइन है, ये भी राइट है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ दीज। और उनमें से देखिएगा फर्स्ट के अंदर आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो तो सबसे हाईली स्टेबल होगा, 3 डिग्री आपका कार्ब कैटाइन है, सबसे हाईली स्टेबल होगा। सेकंड वाले में जो बनेगा वो 2 डिग्री होगा,
वो इससे लीस्ट स्टेबल कैटायन होगा, और सी वाले में 1 डिग्री कैटायन होगा जो कि उससे भी लीस्ट स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फर्स्ट में, उससे लेस बी में, सबसे लेस सी में होगी, बट तीनों से ही 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द मोनोसेकेराइड, अर्थात कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को हम फर्दर 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक करते हैं हम मोनोसेकेराइड, एक करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स, और एक करते हैं पॉलीसेकेराइड्स। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलाइसिस है ये बेटा, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलाइसिस यूनिट, अर्थात जब इनका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उससे ऑब्टेन यूनिट। मोनोसेकेराइड में ओनली 1 यूनिट होती है। ओलिगोसेकेराइड में बेटा 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट होती है, और आपके जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनमें मोर देन 10 होती है। इसका मतलब मोनोसेकेराइड्स तो होते हैं जिनमें ओनली 1 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ, मतलब आपकी जो पॉलीसेकेराइड्स होती है वो 1 इकाई है। इसको फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। जैसे एल्डिहाइड हो तो उसको एल्डोज, और कीटोन हो तो उसको कीटोज। उसमें भी फर्दर नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से ट्रायोज, टेट्राओज, पेंटाओज, हेक्सोज, इस तरह से करते हैं। तो अब आपको यहाँ बताना है, और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैं क्लियर कर दूँ। डाई और पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ध्यान रखना कार्बोनिल कंपाउंड है, बट वो डाई और पॉली होने चाहिए। तो मिनिमम से मिनिमम कितने हैं? डाई। तो जरा देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास 1 2 3 कार्बन है, और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप और कार्बोनिल भी है, बट सी डबल बॉन्ड हो बीच में, ये रॉन्ग हो गया। बी आंसर आपका राइट हो गया, एल्डिहाइड CH CH2OH और CH। अब आप जरा देखिएगा, ये आपका क्रेल सेंटर हो गया, क्योंकि वो डाई और पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ऑप्टिकली एक्टिव भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव भी होने चाहिए। आप जरा देखिएगा, इस कार्बन की इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, एक OH है, एक एल्डिहाइड है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, डाई हाइड्रोक्सी भी है, और कार्बोनिल कंपाउंड भी है, और इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन भी है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन भी है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? बी, क्योंकि इसमें तो 1 2 3 4 कार्बन है। इस वाले में देखो आपके पास ये ऑप्टिकल एक्टिव है, बट 1 2 3 4 कार्बन है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, यहाँ पर भी n की वैल्यू 4 है, और यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, इसलिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इसी में होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द मार्कोनियोफ रूल इज बेस्ट एप्लीकेबल टू द रिएक्शन। आपको बताना है कि इनमें से किस पर मार्कोनियोफ रूल सबसे ज़्यादा बेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मार्कोनियोफ रूल क्या है, कि नेगेटिव पार्ट अर्थात न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव पार्ट का मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैच ऑन मोर क्राउडेड कार्बन, अटैच ऑन more crowded carbon in a symmetrical alkene। ध्यान रखना बेटा, अगर आपके पास एसिमेट्रिकल एल्कीन है तो उस एसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर आपका जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा मोर क्राउडेड पर होता है। कहने का मतलब ये आपके एसिमेट्रिकल एल्कीन पर अप्लाई होती है, और आपका जो रिएजेंट है ना बेटा, वो भी क्या होना चाहिए? एसिमेट्रिकल रिएजेंट होना चाहिए। जैसे HX, जिसमें H+ इलेक्ट्रोफाइल है, X- न्यूक्लियोफाइल है। जैसे अब यहाँ पर हम Br2 ले लें, तो यहाँ पर आपका मार्कोनियोफ अप्लाई तो होगा, बट Br2 में Br+ इलेक्ट्रोफाइल है, Br- ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इससे ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि इनमें से Br जो लग रहा है वो न्यूक्लियोफाइल वाला कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल वाला कौन सा है। इसलिए ये बेस्ट नहीं है, तो इसको हम बेस्ट नहीं मानते, जबकि इसको हम क्या मानते हैं? बेस्ट, क्योंकि इसमें आपका रिएजेंट भी एसिमेट्रिकल है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन में C2H4 का मतलब क्या हो गया? CH2
डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर आपका जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल है और आपका रिएजेंट एसिमेट्रिकल है, जबकि आपको पता है बोथ आर एसिमेट्रिकल, दोनों सिमेट्रिकल होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट पर अप्लाई नहीं होगा। नंबर टू में C3H6 है बेटा, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। तो आप देखो यहाँ पर आपकी जो एल्कीन है वो तो एसिमेट्रिकल है, बट आपका जो रिएजेंट है बेटा वो यहाँ पर सिमेट्रिकल है, इसलिए यहाँ पर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 3 के अंदर। तो ज़रा देखिएगा नंबर 3 के अंदर क्या है। नंबर 3 में भी वही प्रोपीन के साथ HBr है। तो नंबर सी में आपके पास प्रोपीन है बेटा और प्रोपीन के साथ में HBr है। अब की बार बोथ आर सिमेट्रिकल, अब बताओ अगर दोनों ही एसिमेट्रिकल है तो इसका मतलब यहाँ पर मार्कोनियोव रूल अप्लाई होगा और ये इसका आंसर भी होगा। डी में तो ऐसे मार्कोनियोव रूल अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि C3H8 का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन, और प्रोपेन है तो प्रोपेन के ऊपर तो मार्कोनियोव रूल अप्लाई ही नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ज्यूटाराइन, किनमें से ज्यूटाराइन कौन सा है। तो देखिएगा बेटा पहले तो हम क्लियर करें कि ज्यूटाराइन क्या होता है। तो ज्यूटाराइन उसको बोलते हैं जिसके अंदर एसिडिक एंड बेसिक दोनों ग्रुप एक साथ प्रेजेंट होते हैं। एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल। आपका एक सिंगल जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर अगर आपका एसिड और बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम ज्यूटाराइन बोलते हैं। तो ज़रा देखिएगा फर्स्ट के अंदर आपके पास कोई भी एसिडिक और बेसिक ग्रुप नहीं है, इसलिए फर्स्ट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड। और इसमें मैं बात करूं तो आपके जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे ज्यूटाराइन है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड में COOH, NH2, R और H, इसके अंदर एक ही आपका जो ग्रुप है उसमें COOH और NH2 दोनों होते हैं। यहाँ से COOH जो होता है वो इसको अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, तो इसके वाया RCH, ये तो COO माइनस हो जाता है और ये NH3 प्लस हो जाता है, इसी को बोला जाता है ज्यूटाराइन। तो जरा आप चेक कीजिएगा सी ऑप्शन में आपके पास एनिलीन था और एनिलीन के साथ सल्फोनिक एसिड है। आपको पता है सल्फोनिक एसिड है, ये बेस है, ये अपना प्रोटॉन इसको देगा, इससे ये आपके पास सोल्ट बनेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्यूटाराइन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, थर्ड। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इन द गिवन रिएक्शन A and B NaOH heating 365 CHOH CH2 A and B will be, अर्थात ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर A और B क्या है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको सॉल्व करने का भी एक लॉजिक होता है, क्या, C6H5HCH डबल बॉन्ड CH और CHO के रेस्पेक्ट में अल्फा और बीटा, और आपको पता है जब इसको एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो लास्ट स्टेप में वाटर एलिमिनेट होता है। तो अल्फा पोजीशन से तो क्या, हाइड्रोजन, और बीटा पोजीशन से क्या बेटा, OH ग्रुप एलिमिनेट होता है। तो हम यहाँ पर OH ग्रुप रखेंगे और यहाँ पर H ग्रुप रखेंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो बताओ क्या बन जाएगा। तो ये बन जाएगा C6HCHO और ये बन जाएगा आपका CH3CHO। इसका मतलब आपके पास A एंड B ये होंगे। तो बताइएगा कौन सा आंसर आपका राइट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है बेटा, सेकंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, थर्ड आंसर आपका राइट है। कैसे होगा वो भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि ये वाला तो आपका विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि ये वाला आपका विद अल्फा हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी। तो देखिएगा सबसे पहले CH2CHO बेस की प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ से आपका जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो इसको रिमूव करेगा, तो यहाँ से CH2 माइनस और CHO हो जाएगा। अब ये टेक करेगा किसके ऊपर, बेंज एल्डिहाइड के ऊपर। तो यहाँ से बेंज एल्डिहाइड है ये,
और ये हो जाएगा आपका NaR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट। ये जाकर यहाँ ऐड होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो PHCHO-, ये ग्रुप जाके ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2 और CHO। अब इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा तो इसके प्रोटोनेशन से यहाँ पर एल्कोहल आ जाएगा, ये बन गया। और ये प्रोडक्ट आपका कहलाता है एल्डोल प्रोडक्ट, अगर हीटिंग नहीं हो तो। और अगर इसको हीटिंग कर रखा तो यहाँ से कंडेंसेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएगा अल्फा एंड बीटा पोजीशन से। तो ये अल्फा और ये बीटा, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाटर रिमूव हो गया। तो जैसे यहाँ से वाटर रिमूव होगा, बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपके पास ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो जाएगा। और हमें यही प्रोडक्ट गिवन है तो इसका मतलब इसमें रिएक्टेंट A एंड B आपका एक बेंजील्डी ऐड होगा और एक एसिटाल्डी ऐड होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, C। इसी के साथ आपका ये NTA नीट पेपर नंबर 86 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आते रहें।